Find the equation of diagonal BD of new square. चलो, समझ में आ रहा है कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन? थोड़ा टाइम। हाँ सर। ट्राई करो। सर वो ACW क्या है? ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो, जैसे एक डायग्राम बना लिया हम लोगों ने। ये XY प्लेन था हमारा, X एक्सिस, Y एक्सिस। तो अब ABCD ये पहले था, ठीक है। ये एक स्क्वायर था ABCD। अब पॉइंट A के अबाउट हम लोग ने रोटेट कर दिया,
तो पॉइंट ए के अबाउट रोटेट करने के बाद ये कैसा डायग्राम बन जाता? ये कुछ आंसर आ गया। आंसर आ गया, गुड। चलो रूट वगैरह में आंसर आएगा। √3 में कुछ तो आ रहा है। हाँ हाँ, √3 में आएगा। फाइन, y is equals to -x plus √3 plus 1। देखते हैं। ये कुछ ऐसा डायग्राम बन जाता जिसमें ये एंगल कितना होता था हमारा? 30 डिग्री। ये ए होता, ये बी होता, ये सी होता और ये डी होता। तब हम लोग को डायगोनल बीडी का वो फाइंड करना है। क्या कहते हैं, इक्वेशन फाइंड करना है। तो देखो, क्या मैं बी का कोऑर्डिनेट और डी का कोऑर्डिनेट अगर फाइंड कर लूं तो बीडी का इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं? बोलो बच्चों। यस सर। तो अच्छा, सारे स्क्वायर की साइड लेंथ 2 और 2 यूनिट्स है। तो जैसे बी का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए इतना जो होता वो 2 cos 30 डिग्री हो जाता, और ये जो होता वो क्या होता तुम्हारा? 2 sin 30 डिग्री हो जाता। अच्छा, 2 cos 30 कितना होता है? √3/2। तो 2 cos 30 डिग्री √3, 2 sin 30 डिग्री 1। इट मीन्स बी का कोऑर्डिनेट क्या आ गया तुम्हारा? x कोऑर्डिनेट √3 और y कोऑर्डिनेट 1। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। इसका मतलब इसको कितना होना पड़ेगा? 60 डिग्री। अब देखो डी का कॉर्ड इतना जो होता है वो क्या होता है? 2 cos 60 डिग्री। और इतना क्या होता? 2 sin 60 डिग्री। अच्छा, cos 60 1/2 होता है, तो 2 into 1/2 1 हो गया। 2 sin 60 √3 हो गया। अच्छा, अगर तुम देखोगे तो डी का जो x कोऑर्डिनेट होता है ना वो नेगेटिव होता और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। मतलब डी जो है वो क्या होता है? -1, √3। इतनी बात समझ में आई? तो ये बी और डी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब क्योंकि बी और डी के कोऑर्डिनेट आ गए मतलब हम लोग अब स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप क्या आता है हमारा? √3 -1 होल अपॉन -1 √3। मतलब एक तरीके से 1 -√3 होल अपॉन 1 + √3। ये स्लोप आ जाता इसका बीडी का। तो इससे लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन इज y - y1। अब y1 और x1 के लिए तुम या तो ये पॉइंट ले लो या तो ये पॉइंट ले लो। तो जैसे मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया, तो y - y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x - x1। तो यही जो है हमारा इक्वेशन ऑफ बीडी है और यही हमारा आंसर भी है। ये चीज समझ में आई? यस। एक मिनट रुको। y इज इक्वल टू mx प्लस c हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं, वो बहुत ही रेयरली यूज होता है। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सा इक्वेशन यूज होता है? ये यूज होता है y - y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x - x1। 90% केसेस में यही यूज करते हैं हम लोग। ठीक, राधिका? और UK 004 तुमको क्या नहीं आया समझ में इसमें? सर उसको सिंपलीफाई नहीं किया तो चलेगा? हाँ हाँ, ऐसे ही रहने दो, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। हाँ हाँ सही है। ठीक है।
ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि कैसे ऑप्शन दिया हुआ है, फिर उस अकॉर्डिंग जो है अपने हम लोग क्वेश्चन को आगे लेके बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए हम लोग। ये सारे बच्चों को समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। टू consecutive sides of parallelogram are 4x plus 5y is equal to 0 and 7x plus 2y is equal to 0। ठीक है, फिर बोला गया कि इफ इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द डायगोनल is 11x plus 7y is equal to 9, then find the equation of other diagonal, then find the equation of other diagonal। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करो, ट्राई करो। पहले डायग्राम बनाओ एक, मतलब ऐसा नहीं कि लाइन के हिसाब से डायग्राम बनाना, बस एक पैरेललोग्राम बनाओ। सर डायगोनल कोई भी ले सकता है ना? हाँ, नहीं, डायगोनल कोई भी नहीं ले सकते। डायगोनल उन दोनों में से कोई एक स्पेसिफिक डायगोनल ही होगा। सर जिससे ट्रायंगल बन रहा है वो वाला लेना है। हाँ, हाँ दादी का जो तुमने कमेंट में लिखा एकदम सही लिखा। इसका मतलब वो जो है दूसरा डायगोनल होगा।
ट्राइंगल फॉर्म कर देंगे। देखो, जैसे मान लो मेरा कोई, क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम होता से ऐसे टाइप का। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज नोट करने की है कि जो दोनों लाइंस के इक्वेशन है जैसे मान लो एक साइड का इक्वेशन 4x + 5y = 0 है और दूसरे लाइन का इक्वेशन 7x + 2y = 0 है। ठीक है, तो दोनों में क्या कोई y का कोई कांस्टेंट टर्म का कंपोनेंट है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये दोनों लाइंस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी? 0,0 पे। ठीक है, ये दोनों लाइंस ओरिजिन पे ही इंटरसेक्ट कर रही होंगी। इस बात से अग्री करोगे सब लोग? यस सर। हाँ सर। यस ओके, तो ये दोनों लाइंस ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी। अच्छा, जो डायगोनल का इक्वेशन है, क्या वो ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है? अगर इसमें तुम 0,0 डाल तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा। इसका मतलब क्या वो AC वाला डायगोनल हो सकता है क्या? नहीं। नहीं हो सकता। इसका मतलब वो BD वाला डायगोनल होना चाहिए। तो मान लो ये है, इसका इक्वेशन क्या है? 11x + 7y = what? 9। ये BD वाला डायगोनल है। अच्छा, अब मेरे को AC वाले डायगोनल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो मेरी लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगी? मैं ऐसा सोचूंगा कि देखो, AC वाले डायगोनल का इक्वेशन फाइंड करना है तो एक पॉइंट तो नोन है मेरे को, और एक और पॉइंट अगर पता चल जाए मेरे को तो काम हो जाएगा AC वाली लाइन पे। तो 2 पॉइंट फॉर्मूले से लाइन का इक्वेशन लिख लेंगे। तो क्यों ना मैं इस पॉइंट को फाइंड करने के बारे में सोचूं? ठीक है, क्यों ना मैं इस पॉइंट को फाइंड करने के बारे में सोचूंगा। अच्छा, ये बताओ कि क्या मैं B का कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ क्या? हाँ सर। हाँ सर, वो दोनों लाइंस दोनों इंटरसेक्ट। लाइंस का इक्वेशन पता है तो B का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। क्या मैं D का कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ? कैन आई हाँ फाइंड सर। द कोऑर्डिनेट ऑफ D? हाँ, ये यस पता है सर। और ये पता है। समझ में आया दोनों को सॉल्व करके? तो B और D के कोऑर्डिनेट निकालने के बाद अगर मैं उन दोनों का मिड पॉइंट लेता तो क्या ये वाला पॉइंट आ जाता? हाँ सर। B + D/2 वाले से। और ये वाला पॉइंट जो है वो AC वाले डायगोनल पे भी लाई कर रहा होता, तो मेरे पास ये वाला पॉइंट भी आ जाता और ये वाला पॉइंट P भी पता चल जाता। तो हम लोग 2 पॉइंट फॉर्मूले से लाइन का इक्वेशन लिख सकते थे। सबको समझ में आया कि हम लोग की लाइन ऑफ थिंकिंग कैसी होगी, कैसे सोचना होगा? ओके, तो अब B वाला पॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि 11x + 7y = 9 एंड 4x + 5y = 0, इन दोनों को सॉल्व किया। ठीक है, तो इससे जो है B का कोऑर्डिनेट तुम्हारा आ जाएगा, सॉल्व करना, 5/3, -4/3। वैसे ही D का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 7x + 2y = 0 एंड 11x + 7y = 9, इनको सॉल्व करेंगे। तो जो D का कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो आएगा तुम्हारा -2/3, 7/3। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, P मतलब दैट विल बी मिड पॉइंट ऑफ BD, और BD का मिड पॉइंट क्या होगा? दिस प्लस दिस बाय 2, मतलब 1/2, -1/2। ये किसका कोऑर्डिनेट आ गया? सर लिख, माइनस क्यों आया? नहीं नहीं, +1/2, 1/2, दोनों जगह +1/2, +1/2।
ये P का कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, तो अब देखो A जो है वो 0,0 है और P जो है वो 1/2 है, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाता? 1। हाफ माइनस 0 अपॉन हाफ माइनस 0, 1। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाता है? इक्वेशन ऑफ AP हो या इक्वेशन ऑफ AC हो, दोनों सेम ही होगा, और वो क्या हो जाएगा? y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 टाइम्स x माइनस 0। सो y इज इक्वल टू x। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? Yes, sir. सर पूरा एक बार ब्रीफ कीजिए ना। देखो मैंने क्या किया कि मैंने हमारे पास जो जो लिखा हुआ है वो मैंने डायग्राम में, जो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई वो डायग्राम में बना दिया मैंने। तो मैंने पहले बी पॉइंट फाइंड किया। तो बी पॉइंट फाइंड करने के लिए मैं क्या करता? ए बी का इक्वेशन और बी डी के इक्वेशन को सॉल्व करता, तो उससे बी वाला पॉइंट आ जाता। यस सर। तो इन दोनों को सॉल्व किया तो बी वाला पॉइंट ये आ गया। ठीक है, ये तुम सॉल्व कर सकते हो खुद से। यस सर। ऐसे ही डी वाले पॉइंट को फाइंड करने के लिए क्या किया हम लोगों ने? इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व किया, तो उससे डी वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो डायगोनल्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों डायगोनल्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, वो जो पॉइंट है वो डायगोनल्स का मिड पॉइंट होता है। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जो है वो मिड पॉइंट ऑफ BD हो गया, तो B प्लस D/2 टाइप का, तो उससे पॉइंट P आ गया। अब मेरे को AC का इक्वेशन लिखना है, तो मैं AP का भी इक्वेशन लिख दूंगा तो काम चल जाएगा। यस सर, समझ गया। ठीक है, बाकी लोग को भी बता देता हूँ। A का कोऑर्डिनेट 0,0, P का कोऑर्डिनेट 1/2, 2 पॉइंट से स्लोप निकाल लिया, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन AP लिख लिया हम लोगों ने। अभी सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट of foot of perpendicular drawn from the point 1 comma minus 2 on the line y is equal to 2x plus 1। क्वेश्चन की मीनिंग समझ में आई? क्वेश्चन की मीनिंग क्या है?
सर पी से परपेंडिकुलर हमने वो लाइन पे डाला और फिर जहाँ पे हाँ इंटरसेक्ट करेगा उसको कोऑर्डिनेट। यस, अपने को उसका कोऑर्डिनेट बताना। सर -1, -1 है सर। -1, यस, गुड, बहुत अच्छा। ओके तो देखो ये क्या है, ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन है कि ये एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2x + 1, और ये एक पॉइंट है, पॉइंट P 1, -2। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इस पॉइंट को F कह दिया, F बोले तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो हम लोग को F का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे ये लाइन कैसी थी, y -2x टाइप की थी, तो ये जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर PF है ना? तो PF का इक्वेशन कैसा होना चाहिए था? याद है मैंने सिखाया था कि अगर x और y में जो है, जैसे मान लो 2x - y इज इक्वल टू समथिंग है, तो उसके परपेंडिकुलर इक्वेशन कैसे लिखते हैं, x + 2y इज इक्वल टू समथिंग। समझ में आ रहा है? तो उसके परपेंडिकुलर इक्वेशन कैसे लिखते हैं, 2y + x इज इक्वल टू, अब वो कांस्टेंट फाइंड करने के लिए क्या किया, ये कोऑर्डिनेट्स पुट कर दिए पॉइंट P के। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जैसे -2 पुट किया तो वो -4 बन जाएगा, फिर +1 पुट किया तो +1 बन जाएगा। ये समझ में आया सबको? जल्दी जल्दी बताओ कि तुरंत ये PF का इक्वेशन कैसे लिखा, 2y + x इज इक्वल टू -3। बोलो स्टूडेंट्स, यस सर। हाँ सर। किसी को डाउट है? सर पीएफ का इक्वेशन दूसरे मेथड से कैसे निकालेंगे? हाँ दूसरे सर मेथड से भी निकाल सकते हो, वो लेकिन मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू इज द शॉर्टेस्ट वे। हाँ सर ये समझ गया, ऐसे क्यों ऐसे। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दूं, इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को सॉल्व कर दूं, तो क्या f का कोऑर्डिनेट आ जाएगा क्या? तो 2y Yes. + x इज इक्वल टू -3 एंड y - 2x इज इक्वल टू 1। इन दोनों को सॉल्व करना, तो f का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, क्या आ रहा था तुम लोग का, -1, -1, ओके, -1, तो ये f का कोऑर्डिनेट आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा बच्चों, अगर मेरे से ये पूछा जाता कि जैसे मान लो ये लाइन जो है एक मिरर की तरह एक्ट कर रही है, लाइन किसकी तरह एक्ट कर रही है, एक मिरर की तरह एक्ट कर रही है, और पॉइंट P का मैं रिफ्लेक्शन लेता इस लाइन में या इस मिरर में, तो एक इधर पॉइंट कुछ P' आता, इमेज आती, तो इमेज का कोऑर्डिनेट अगर मेरे को फाइंड करना होता, तो क्या हम लोग वो कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते थे क्या? सर F पॉइंट को मिड पॉइंट ट्रीट कर लेते हैं। यस, वेरी गुड। F पॉइंट को हम लोग क्या कर लेते, मिड पॉइंट ट्रीट कर लेते। F पॉइंट क्या सर हुआ? वो एक्स मतलब आपने ऐसे डायग्राम बनाया ना, वो एक्स एक्सिस नहीं है ना, जो लाइन है वाई को। नहीं नहीं, वो एक्स एक्सिस नहीं है। हाँ तो सर फिर हम
वो तो मैंने बस ऐसे ही बनाया है और मैं हमेशा ऐसे ही बनाऊंगा। मतलब देखो, कोई चीज अगर हॉरिजॉन्टली दिखती है तो उसको समझना या विजुअलाइज करना ज़्यादा आसान होता है हमारे लिए, एज कम्पेयर टू अगर मैं लाइन को एकदम टेढ़ा मेढ़ा बना दूँ तो। ठीक है। सो अब इसी का सेकंड पार्ट है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि फाइंड द इमेज ऑफ पी। पी वाला जो पॉइंट है वो सेम है, अबाउट द सेम लाइन मिरर। अबाउट द सेम लाइन मिरर। -3,0 है। यस, -3,0। तो क्या क्या हमारे पास P है? P वाला कोऑर्डिनेट क्या था? 1,-2। फिर अपने पास क्या है? F है, -1, -i, -1। और अपने पास I है। तो हम लोग को मिड पॉइंट तो नोन है, हम लोग को क्या फाइंड करना है? अदर एंड फाइंड करना है। तो याद है अदर एंड के लिए एक टेक्निक बताई थी लास्ट क्लास में, मिड पॉइंट को डबल कर दो और ये वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। मिड पॉइंट का डबल किया तो -2, -1, कॉमा मिड पॉइंट का डबल किया तो -2 माइनस ऑफ -2। मतलब i का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? -3,0। सबको समझ में आया सारे बच्चों को? यस सर। Yes. स्टूडेंट्स एवरीवन प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स, इतना क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्वजीत, नहीं समझ में आया इमेज वाला? देखो, इससे पहला वाला समझ में आ गया था तुमको, एफ फाइंड करने वाला? तो तुमको ऐसा सोचना है कि जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? जैसे P + i/2, दिस शुड बी इक्वल टू F। तो P + i क्या होगा? 2F के बराबर होगा। तो I क्या हो जाएगा? 2F - P। तो जैसे x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x कोऑर्डिनेट के लिए मैं क्या करता? F का x कोऑर्डिनेट 2x मिडल -x1। वैसे ही y के लिए क्या करता? F का y कोऑर्डिनेट 2y मिडल -y1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, अगला क्वेश्चन। A vertex of an equilateral triangle is 2, 3
and the equation of opposite side is x plus y is equal to 2. Then find the equation of other sides of triangle. अच्छा,
ओके सो चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं हम लोग। तो देखो मैंने क्या किया कि जैसे एक ट्रायंगल बना लिया, जैसे मान लो ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। अब क्या है कि ए का वर्टेक्स जैसे मान लो 2,3 दिया हुआ है और ऑपोजिट साइड का इक्वेशन, इसका इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो हम लोग को ए बी और ए सी का इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है, दिस वी आर सपोज टू फाइंड। तो अच्छा बताओ ए बी और ए सी के इक्वेशन में क्या मिसिंग है हमारे पास? फिर बी और सी बी और सी के कोऑर्डिनेट्स। तो चलो ठीक है, बी और सी कोऑर्डिनेट मिसिंग है, या और क्या कह सकते हैं, और क्या मिसिंग हो सकता है? स्लोप स्लोप मिसिंग है, सर स्लोप tan मिसिंग 60 है। से स्लोप निकालेंगे। हाँ सर, वो दोनों 60 पे tan इंप्लाई 60 हाँ तो अब देखो स्लोप मिसिंग है, ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि चाहे ए बी हो चाहे ए सी हो, उसके लिए हम लोग को एक पॉइंट तो पता है लाइन के ऊपर। तो व्हाट आई नीड, आई जस्ट वांट टू फाइंड स्लोप। अब देखो जैसे मान लो ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री होता क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। तो जैसे मान लो मैंने स्लोप को m कह दिया। अच्छा इस लाइन के स्लोप, इसका स्लोप क्या था बताओ, इस लाइन का स्लोप क्या था? -1। -1। -1। तो अब जैसे एक फॉर्मूला था हमारा कि tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 होल अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की जगह किसने ली? 60 यहाँ पे बताओ थीटा की जगह किसने ली? 60 डिग्री। 60 ने। अच्छा यहाँ पे हम लोग लिखते थे मॉड, अब एक स्लोप तो m लिख लिया, माइनस m2 मतलब एक ये होल अपॉन 1 प्लस m इंटू m2। इतना समझ में आया? बोलो स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? यस। अच्छा tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। तो इससे क्या हुआ कि मॉड ऑफ m प्लस 1 होल अपॉन 1 माइनस m, ये क्या हो गया? √3 हो गया। अच्छा अगर ये √3 हो गया तो अगर मॉड को हटाना है होता है, जैसे कहीं लिखा है मॉड x इज प्लस इक्वल टू माइनस 3, प्लस माइनस तो x क्या होना चाहिए? +-3। x शुड बी व्हाट? +-3। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अगर मेरे को मॉड हटाना है तो m प्लस 1 होल अपॉन 1 माइनस m इज इक्वल टू +-√3। तो अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि इससे m की दो वैल्यूज आ रही होंगी। जैसे मान लो एक बार +√3 लिया और एक बार -√3 लिया, तो ये m की दो वैल्यूज क्यों आ रही है बताओ? सर क्योंकि दो लाइन 60 डिग्री पे है। क्योंकि देखो ये वाली लाइन भी 60 डिग्री बना रही है बीसी से, और ये वाली लाइन भी 60 डिग्री बना रही है बीसी से। तो जो एक स्लोप आएगा वो ए बी का स्लोप आ रहा होगा, और जो दूसरा स्लोप आएगा वो क्या आएगा? एसी का स्लोप आ रहा होगा। समझ में आया? इनमें से एक स्लोप ए बी का होगा और दूसरा स्लोप एसी का होगा। तो अब m को सब्जेक्ट बना लेते हैं, m प्लस 1 इज इक्वल टू √3 माइनस √m, मतलब m टाइम्स 1 प्लस √3 is equal to √3 minus 1. So m will be √3 minus 1 whole upon √3 plus 1. अच्छा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, m plus 1 is equal to minus √3 plus √3m. तो यहाँ से जो m आ जाता है वो बस इसका जस्ट उल्टा आ जाता है, √3 plus 1 whole upon √3
-1 और तो √3 + 1 होल अपॉन √3 - 1। तो जैसे मान लो एक स्लोप जो है वो ए बी का आ गया और दूसरा स्लोप जो है वो ए सी का आ गया। तो ए बी का इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग? ए बी का इक्वेशन, ए वाला कोऑर्डिनेट तो हम लोग को पता है 2,3 है वो, तो y - 3 = स्लोप ऑफ ए बी इंटू x - 2। और ए सी का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? y - 3 = स्लोप ऑफ ए सी इंटू x - 2। सर आपको कैसे पता कि वो ए बी का स्लोप है और ये सी का स्लोप है? नहीं मतलब हम किसी को भी ए बी और किसी को दूसरे को ए सी कह सकते हैं। सर ठीक है, मतलब भाई स्विच किया तो भी चलेगा? हाँ इनको स्विच भी कर दिया, मतलब मैं इसको ए सी कह भी, इसको भी ए सी कह सकता हूँ और इसको ए बी कह सकता हूँ। ये ओके तो सर। मैं तो अपने मन से लिया कि यहाँ पे ए बी सी ट्राइंगल ऐसे ले लिया, ए बी सी ट्राइंगल ऐसे ले लिया। कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता था कि मैं ए बी सी ट्राइंगल ऐसे ले लूँ। यस सर, समझ गया। ठीक है, तो मतलब इन ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में ऐसा नहीं पूछेगा कि सिंगल स्लोप कौन सा है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में क्या पूछेगा कि अ, दोनों लाइंस के स्लोप्स, दोनों लाइंस के इक्वेशंस कौन कौन से हैं। तो उसमें दोनों ऑप्शंस, मतलब दोनों दिए रहेंगे तुमको। चलो आई बात समझ में सबको, सारे बच्चों को इस क्वेश्चन? यस सर। सर ऊपर को दिखा। सर एसी के इक्वेशन में √3 नहीं है। सॉरी √3 नहीं होगा, केवल 3 होगा। हाँ क्या ऊपर करूं? यस सर। सर नीचे। हो गया? यस सर। ओके। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, वो देखो जरा। जैसे ये काफी जगह तुमको काम भी आएगी ये वाली इंफॉर्म वाली चीज। सो वो है क्या कि नोट, मतलब इसको एज अ नोट लिख रहा है। जैसे मान लो कि एक लाइन है जिसका स्लोप से m0 है, हाँ जिसका स्लोप नोन है m0, और एक दूसरी लाइन है जो थीटा एंगल बना रही है, और इसका स्लोप से m है। इसका स्लोप क्या है? m है। तो जैसे अगर मेरे को मॉड नहीं लगाना है, वैसे तो मैं क्या करता हूँ, tan थीटा = मॉड ऑफ m - m0 होल अपॉन 1 + m लगाता हूँ। तो अगर मेरे को मॉड नहीं लगाना है तो मैं क्या करता, सबसे पहले इस एंगल को एंटी क्लॉकवाइज वाला डायरेक्शन देता। तो एंटी क्लॉकवाइज वाला डायरेक्शन बताओ, ये वाला आता, पहला वाला, या दूसरा वाला आता एंटी क्लॉकवाइज? पहला कि दूसरा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सा है? पहला, फर्स्ट वन। ओके, तो हम लोग ने एंटी क्लॉकवाइज सेंस दे दिया इसका। ठीक है, अब देखो जिस पे हेड जा रहा है, जिस लाइन पे हेड जा रहा है उसके स्लोप को मैं पहले लिखूंगा। जैसे m1 - m2 में, तो
m1 पहले आता है और m2 बाद में आता है, तो जिसके ऊपर हेड जा रहा है उसके स्लोप को पहले लिखूंगा और जिसके ऊपर टेल जा रहा है उसके स्लोप को मैं बाद में लिखूंगा। ठीक है, तो अब मैं कैसे लिख सकता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू m माइनस एम नॉट। देखो m के ऊपर हेड था तो m को पहले लिख लिया और m नॉट को बाद में लिखा, होल अपॉन 1 प्लस m इंटू एम नॉट। अब हम लोग को मॉड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग को क्या है, मॉड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी बात समझ में आई तुम लोग को? जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल शो करूं तुमको कि से y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, ये एक लाइन है और ये a है, ये b है और ये c है। अब देखो ये मैंने डायग्राम में दे के रखा है कि a b और c कौन कौन है। ये a है, ये b है और ये c है। ठीक है, और बोला गया कि ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल से 30 डिग्री है मान लिया। ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल से 30 डिग्री है। तो AB का स्लोप क्या होगा और AC का स्लोप क्या होगा वो हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखो जो दोनों एंगल्स हैं उनको मैं कौन सा सेंस दूंगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो पहले जैसे मान लो मैं AB के स्लोप में इंटरेस्टेड था तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस देना मतलब ऐसे देना। ये समझ में आया? अच्छा बताओ इस लाइन का स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ BC 1 1 1। अब मैं कैसे लिखूंगा, और जैसे AB के स्लोप को मान लो m1 लिख लिया तो आई विल राइट tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब देखो हेड किसके ऊपर है, AB के ऊपर है कि एरो का हेड किसके ऊपर है, AB के ऊपर है कि BC के M1 ऊपर है? पहले आया। AB के ऊपर। AB के ऊपर, तो m1 पहले आएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, m1 माइनस 1 होल अपॉन 1 प्लस m1। इसको इवेल्युएट करो, m1 माइनस 1 होल अपॉन 1 प्लस m1। तो इससे m1 की एक वैल्यू आएगी कि दो वैल्यू आएगी बताओ? एक एक ही वैल्यू है। एक ही वैल्यू आएगी। तो वो तुम m1 फाइंड कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके। अच्छा, AC को अगर मेरे को इस 30 डिग्री को सेंस देना है एंटी क्लॉकवाइज तो वो पता है कैसे जाएगा, वो ऐसे चला जाएगा। देखो ऐसे भी तो एंटी क्लॉकवाइज ही होता है ना। और जैसे मान लो इस एंगल को m2, सॉरी इसके स्लोप को m2 लिख लिया मैंने, तो अब मैं tan 30 डिग्री कैसे लिखूंगा बताओ? 1 हाउ आई minus एम, M2 हाँ अब हेड जो है वो 1 के ऊपर है तो 1 माइनस m2 होल अपॉन 1 प्लस 1 इंटू m2। इससे क्या जाएगा, तुम्हारी m2 की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? बोलो स्टूडेंट्स। yes ये चीज जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट करो, ये चीज क्लियर है? सब लोग कमेंट करेंगे?
रेस्ट अदर, बाकी के बच्चे? स्क्रॉल अप करूं? क्या ये नोट पे स्क्रॉल अप करूं? को लिख लो। चलो, तो एक क्वेश्चन तुम लोग करो कि क्वेश्चन ये है, मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये पैरेललोग्राम है। ABCD क्या है? पैरेललोग्राम। और AB का जो इक्वेशन है वो है y माइनस 2x इज इक्वल टू 4। y माइनस 2x इज इक्वल टू 4। और ये एंगल तुम्हारा 45 डिग्री है और D का कोऑर्डिनेट 2,3 है। क्या है D का कोऑर्डिनेट? 2,3। देन फाइंड इक्वेशन ऑफ AD। Then find equation of AD. पाथ का आंसर आया 3y माइनस x इज इक्वल टू 7। फिर सोनल का आया y प्लस 3x इज इक्वल टू 9। अच्छा, फिर सत्यम का जो है वो आंसर बन रहा होता y प्लस 3x इज इक्वल टू 9 ही है। सत्यम का भी आंसर बन रहा होता।
सर मेरा भी सेकंड आ रहा है। सेकंड वाला फिर विश्वजीत का आया y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। देखो विश्वजीत, एक बात ये समझ लो कि ये कहीं से भी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, ये ए बी वाली लाइन, ठीक है, वो बस देखने में मैंने हॉरिजॉन्टल बनाई है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, ठीक है। मतलब ये एक्स एक्सिस नहीं है भाई, ए बी वाली जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से उसके पैरेलल नहीं है। तो तुम ऐसा सोचो कि ये 45 डिग्री जो है वो ए डी का स्लोप होगा, दैट इज एंटायरली रॉन्ग। 45 डिग्री तो ए बी और ए डी के बीच का एंगल है, ठीक है। चलो लेट्स डू इट। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस देना है, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऐसे दे दिए। अच्छा, इस लाइन का स्लोप क्या है आपका 2 है, और इस लाइन का स्लोप से मान लिया कि एम नॉट है, तो मैं कैसे लिखता 1045 डिग्री इज इक्वल टू, जिसके ऊपर एरो का हेड है वो पहले लिखा था, एम नॉट माइनस 2 होल अपॉन 1 प्लस एम वन इंटू 2 एम नॉट। और सर मैंने उल्टा कर 1045 डिग्री दिया, कितना 2 होता है, माइनस एम नॉट लिख, क्या हुआ? मैंने उल्टा लिख दिया, 2 माइनस एम नॉट लिख दिया था। है, एरो ठीक से बनाओगे तभी सही आएगा। एम नॉट माइनस टू इज इक्वल टू 1 प्लस 2 एम नॉट, तो इससे एम नॉट की वैल्यू -3 आएगी, ठीक है। एम नॉट की वैल्यू -3 आने का क्या मतलब है कि y इज इक्वल टू -3x टाइप का कुछ होना, तो उसको इधर ले आते तो y प्लस 3x इज इक्वल टू, अब कांस्टेंट के लिए इसको 2,3 से पास करा देते, तो x की जगह y की जगह 2 और x की जगह 3, सही लिखा है? नहीं, उल्टा लिख दिया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो 3 प्लस 6 मतलब 9। तो आंसर क्या हो गया, y प्लस 3x इज इक्वल टू 9। ये वाला आंसर सही है, y प्लस 3x इज इक्वल टू 9। समझ में आया सबको? यस सर। Yes. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, क्या है देख लो। अ लाइन 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 passes through a 2 comma -7 and meets BC whose equation is 3x minus 4y plus 1 is equal to 0 at point B. At point B. Then find equation of AC where C is on the above line, 3x minus 4y plus 1 is equal to 0, such that AB is equal to AC. Such that AB is equal to AC.
क्या हुआ? भव्य, क्या पूछा तुमने? कौन सा सेकंड इक्वेशन? 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 7। क्योंकि उससे जो स्लोप आ, इसमें क्या है कि 45 डिग्री ये है ना, मतलब अब हम लोग जो है एंटी क्लॉकवाइज सेंस लिए पहले इसमें, तो ये एम नॉट पहले आता, ठीक है, ये एम नॉट पहले आता हमारे, तो इसलिए उससे एम नॉट की वैल्यू -3 ही आ रही होती। एम नॉट की दो वैल्यू नहीं आ रही होती, एक ही वैल्यू आ रही होती। अच्छा, ये जो ABC ट्राइंगल बन रहा है वो कैसा ट्राइंगल बन रहा होगा इस क्वेश्चन में? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल। नाइस। तो अगर मैं एक थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो सर हम ऐसा नहीं कर सकते क्या कि एक कोऑर्डिनेट एज्यूम कर ले और फिर मतलब हाँ, ए को मिड पॉइंट मान ले लाइक। जैसे ये A है, सर या फिर दोनों का इंक्लिनेशन इक्वल कर देंगे ना। दोनों का इंक्लिनेशन इंक्लिनेशन, हाँ एग्जैक्टली वही करना ही है। एम मान देखो, के हम इक्वेशन बना सकते हैं। क्या कह रहे हो? सर थीटा थीटा लेके फिर बाद में एम आ जाएगा दूसरे लाइन का, फिर इक्वेशन। हाँ हाँ, तो 2, -7 A वाला पॉइंट है, और इस लाइन का इक्वेशन जो है वो है 3x - 4y + 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इस लाइन का स्लोप हमको नहीं पता, तो हम लोग ने m मान लिया। नहीं, गलत लिख दिया यहाँ पे। सर वो नीचे वाले लाइन का इक्वेशन। हाँ हाँ, वो मिटा रहा हूँ मैं, इधर सेलेक्ट भी नहीं हो पा रहा। चलो, जैसे इसको ऐसे ही मिटा दीजिए। ये 4x + y इज इक्वल टू 1 है, और नीचे वाली जो लाइन है उसका 3x - 4y + 1 इज इक्वल टू 0 है, अगर क्वेश्चन तुम पढ़ोगे तो। ठीक है, और बोला गया कि AB और AC इक्वल है, मतलब क्या हो रहा होता कि ये एंगल जो है और ये एंगल जो है दोनों इक्वल हो रहे होते, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा होता। ठीक है, नाउ सिंस इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो मैंने क्या सोचा कि दोनों को एंटी क्लॉकवाइज सेंस दे दूं, दोनों को क्या दे दूं? एंटी क्लॉकवाइज सेंस, और दोनों जगह मैं tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा लिख लूं। ठीक है, दोनों जगह क्या लिख लूं? tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब बताओ, इस लाइन का स्लोप क्या है? इस लाइन का स्लोप तो -4 है, और इस लाइन का स्लोप क्या है? 3/4। तो इस tan थीटा को क्या लिखता? पहले किसको लिखता? -4 को लिखता, m1 - m2 होल अपॉन 1 + m2। तो -4 - 3/4 होल अपॉन
1 प्लस m1 m2। ये बात समझ में आई सबको? इज इक्वल टू इस tan थीटा में मैं इसके बारे में ध्यान देता। अब इसमें एरो जो है वो 3/4 के ऊपर जा रहा है, तो 3/4 पहले लिखता और m को बाद में लिखता। तो 3/4 माइनस m होल अपॉन 1 प्लस 3/4 इंटू m। इतनी बात समझ में आई? बोले स्टूडेंट्स, यस इतना सर। ये कैसे Yes, किया, sir. समझ में आया? देखो कितने छोटे में कैलकुलेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब सिंप्लीफाई अगर करें तो ऊपर क्या बनेगा, -19 और नीचे क्या बनेगा, -8। सर वो tan 19, थीटा आपने एज्यूम किया है ना? हाँ मतलब दोनों एंगल को थीटा और थीटा ले लिया और दोनों के सेंस को भी सेम कर दिया, तो उनके tan थीटा भी इक्वल हो रहे होते। हाँ। समझ में आया? तो यहाँ पे 19/8 आ जाता और यहाँ पे 3 माइनस 4m होल अपॉन 4 प्लस m आ जाता। तो इससे क्या हो जाता, इससे हमारी m की वैल्यू आ जाती इसको सॉल्व करोगे तो। ठीक है, अच्छा m की वैल्यू अगर आ गई तो क्या मैं ऐसे का इक्वेशन लिख सकता हूँ? 4+3m होगा। सॉरी 4 प्लस, चलो 3 यहाँ पे लिख लेते हैं, 4 प्लस 3m। ठीक है, इससे m की वैल्यू आ गई। अच्छा m की वैल्यू आ गई तो क्या मैं AC का इक्वेशन लिख सकता हूँ क्या? बोलो बच्चों, कैन वी राइट द हाँ, sir. इक्वेशन ऑफ हाँ AC? सर। इक्वेशन ऑफ AC विल बी व्हाट, y माइनस y1, तो y प्लस 7 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, x माइनस 2। ठीक है, तो यहां से तुम्हारा काम क्या है, m की वैल्यू फाइंड करना और फिर उसको यहाँ पे पुट कर देना, तो स्लोप ऑफ AC आ जाएगा। ओके यस सर। चलो, तो तुम लोग का होमवर्क क्या है? होमवर्क यही है कि जो मैंने बुकलेट के क्वेश्चंस टिक कराए थे उसको संडे नाइट तक सबमिट कर देना है। बुकलेट क्वेश्चंस जो मैंने ग्रुप पे सेंड किए थे। सर वो कल के टेस्ट के लिए कहाँ तक आएगा? कल टेस्ट नहीं है, टेस्ट नेक्स्ट वीक होगा। कल का टेस्ट पोस्टपोन कर दिया है, तो कल टेस्ट नहीं है, नेक्स्ट वीक आएगा, नेक्स्ट वीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक में जहां तक पढ़ाऊंगा वहां तक। सर वो ओके सर। कॉन्करेंट लाइंस के लिए कैसे करते हो बता दीजिए। कॉन्करेंट लाइंस के लिए अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। उसमें क्या होता है कि एक डिटर्मिनेंट को जीरो किया जाता है, तो हाँ डिटर्मिनेंट 0 दिया, पर वो क्यों होता है समझा नहीं। वो मैं एक्सप्लेन करूंगा जब, मतलब जब पढ़ाऊंगा। उसमें थोड़ा लंबा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता है, तो मतलब ऐसे ओरली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो कॉन्करेंट लाइंस जब पढ़ाऊंगा उस समय मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि ऐसा क्यों करते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैंने मेरे ख्याल से कोई कॉन्करेंट लाइन वाला क्वेश्चन तो टिक नहीं कराया है, तो उसको अभी फॉर द टाइम बिंग छोड़ सकते हो, टिक भी नहीं कराया। तो ये करो, पहले इसको कंप्लीट करो। ठीक है, और मैं और भी कुछ होमवर्क दूंगा तो उसको भी कंप्लीट करना है। ये जो बुकलेट के क्वेश्चन है वो संडे नाइट तक तुमको कंप्लीट करके भेजना है ग्रुप पे। ओके सर। चलो, तो एक बार सब लोग चैट पे बताओ सबको समझ में आ गया आज जो भी हम लोग ने पढ़ा?
So goodbye.